आराम से देखेंगे सब। ये तो हमने पढ़ लिया था भाई। हाँ ये तो ये तूने कल पीडीएफ में अपलोड नहीं किया था ना? क्यों नहीं किया था? ये पीछे वाला दो खा गया ना, तभी तो इधर लगाया इसने। क्या 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 बता? लक्ष्य लक्ष्य हमारे पास सिंपल ही होता है। क्या को देखो कि तार को किसी टर्मिनल के ऊपर जोड़ना है। आपने तार को जोड़ा, जोड़ोगे तो क्या होगा, उसमें वायु की जगह भी रहेगी और वायुमंडल के साथ लगातार क्रिया करेगा तो ऑक्सीकरण भी होगा, जिसके कारण सफेद परत जम जाएगी और धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, बाधित होगा। स्पार्किंग ढीला जोड़ोगे तो स्पार्किंग होगी, सोल्डरिंग कर दोगे तो स्पार्किंग नहीं होगी। और ढीला कनेक्शन होगा तो क्या होगी, स्पार्किंग। सोल्डरिंग कर दोगे तो स्पार्किंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी ऑक्सीकरण वाला प्रभाव आने का खतरा रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि तार को एक बंच बनाते हैं, बंच बना के इसके अंदर स्थापित किया जाता है। ठीक है ना? तो इसके अंदर को हम क्या करते हैं भाई, तार को डाल देते हैं। तार को पूरे को इस मतलब 4 5 6 लाइन है वो सारी इसके अंदर डाल दी, और इसको इसके अंदर डाल के फिर हम क्रिपिंग टूल होता है जिसे दबाने वाला, उसे दबा देते हैं तो ये तार क्या होता है, यहाँ पर जकड़ जाता है। फिर एक तो तार या मजबूती से कस लिया, फिर इस भाग को हम क्या करेंगे, टर्मिनल वाले सेक्शन के अंतर्गत फिट करके नट बोल्ट कस देंगे। यही करते हैं ना भाई? तो ये हमारे पास लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य का कार्य क्या हुआ, लक्ष्य का कार्य वह टर्मिनल पर जोड़ बनाने के लिए, और मजबूत जोड़ हो, स्पार्किंग नहीं हो, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो, इसलिए किसका प्रयोग किया था, लक्ष्य का। ठीक है। तो लक्ष्य है चालक तारकों को केबलों में जब सोल्डर जोड़ बनाना कठिन होता है तब लक्ष्य का प्रयोग किया जाता है। लास्ट वाले समापक सिरे ने एंड सिरे पर लक्ष्य का प्रयोग होता है समय सदैव, जिसमें तार या केबल को भली प्रकार से जोड़ दिया जाता है। लक्ष्य के एक सिरे को तार या केबल के साथ जकड़ा जाता है और दूसरा सिरा पेच द्वारा कस दिया जाता है। एक सिरा जो हमारे पास ये है, ये तो हमारे पास जकड़ा जाएगा और ये पेच द्वारा कस दिया जाएगा, और ये हमारे पास क्या दिया, जकड़ दिया जाएगा। जकड़ने के लिए किसको काम लेते हैं, क्रिपिंग टूल। क्रिप का मतलब ही होता है जकड़ नहीं। ठीक है, तो जकड़ने के लिए काम लेते हैं। ये जो आकृति दिख रही है कैसा दिख रहा है, आगे वाला भाग आयताकार, ये आगे वाला भाग कैसा दिख रहा है, रिंग यानी छलाकार। ये जो आगे की तरफ निकला हुआ थोड़ा सा नुकीला सा रहता है, इसे हम कहते हैं फ्लेंज्ड। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेंज्ड स्पेड कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है कि इसको एक बार स्थापित करने पर निकालना कठिन रहता है, तो हम क्या करते हैं, दाब लेके इसके अंतर्गत थोड़ा सा ये खुल जाता है और फिक्स स्थापित हो जाता है। वापस निकलते समय क्या होती है, परेशानी होती है। तो ये हमारे पास कौन सा कहलाता है, स्पेड है। और एक हमारे पास ये कौन सा है, पिन टाइप। जो पिन टाइप होता है, आगे का भाग छोटा सा सुरीला सा छोटा सा भाग होता है, ये कौन सा कहलाता है, पिन टाइप। तो ये हमारे पास सारे ही क्या कहलाते हैं, लक्ष्य। और लक्ष्य का कार्य क्या है, तार के अंतिम सिरे को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। कहां पर जोड़ना, टर्मिनल पर। तो एक भाग तो पेच द्वारा कस दिया जाता है और दूसरा भाग तार के द्वारा। अब यदि तार को सीधा उस टर्मिनल पर कस दोगे तो क्या होगा कि भाई एक तो मजबूत होगा नहीं, थोड़ा कमजोर भी रहेगा जोड़, और उसके अलावा इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होने का भी खतरा रहेगा। सोल्डरिंग करोगे तो ऑक्सीकरण की क्रिया तो नहीं होगी, लेकिन वो तनन सामर्थ्य नहीं ले पाएगा। सोल्डरिंग क्या होता है, कमजोर जोड़ है ना, तनन सामर्थ्य नहीं ले पाएगा। सोल्डरिंग से हमारे पास क्या फायदा होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती। ठीक है, अब यह है लक्ष्य को तार में जकड़ने का तरीका। ये तार है, तार को इसके अंदर फिट किया हमने, फिट कर दिया। फिट करने बाद क्रीपिंग टूल से यहाँ पर जोर लगाओगे, ऐसे खड्डे पड़ जाएंगे, और खड्डे पड़ जाएंगे तो तार क्या हो जाएगा, अंदर जकड़ गया। अब आप खींचोगे तो तार बाहर नहीं निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, लक्ष्य को लगाने का तरीका है। तार या केबलों के सिरों को छीलकर, इंसुलेशन हटाकर, लक्ष्य के सिरे पर बने बेलनाकार स्थान में डालकर क्रीपिंग टूल की सहायता से जकड़ लिया जाता है। ये हमारे पास क्रीपिंग टूल है। क्रीपिंग टूल ऐसा है कि एक होता है हैंड क्रीपिंग टूल। तो यहां पर क्या होता है कि इनके बीच में तारों को लगाकर, या इनके बीच में तारों को लगाकर क्या कर दिया जाता है, मजबूती से दबा दिया जाता है, हैंड क्रीपिंग टूल है। एक होता है हाइड्रोलिक क्रीपिंग टूल। यदि कभी आपको
ये जो पारेषण लाइन वितरण लाइन वाले तार को लक्ष्य से लगाने की आवश्यकता पड़गी, जो हमारे पास बड़ी लाइन वाले, तो इसके लिए तो ये हैंड क्रीपिंग टूल तो काम करेगा नहीं, तो वहां कौन सा करता है, हाइड्रोलिक। और हाइड्रोलिक क्रीपिंग टूल यदि नहीं रहता है तो एक हथौड़े वाला आता है, क्रीपिंग टूल लो फिर हथौड़े से चोट मारो तभी तो दबेगा सही। तो दूसरे एक हैमर के द्वारा, एक हाइड्रोलिक और एक हैंड क्रीपिंग टूल। सामान्यतः एक इलेक्ट्रीशियन कौन सा रखेगा, हैंड क्रीपिंग टूल को प्रयोग किया जाता है। चालक को एक क्रिप टर्मिनल में प्रवेश किया जाता है, इसके पश्चात क्रीपिंग टूल से क्रिप किया जाता है। क्रिप करने का मतलब दबा दिया जाता है। हैंड क्रीपिंग टूल होता है जो हमारे पास 0.5 mm से 6 mm तक की केबल को क्रिप करता है। 6 mm से मोटी केबलों को क्रिप करने में सक्षम नहीं है। और 6 mm तक की केबल बताओ कितने SWG की होती है, लगभग बता दो, कल SWG बताया था। अब आप एक काम करो, सबसे ज्यादा मान कितना आपने पढ़ा था, 8.23, 0.6 घटाते घटाते हो। मैंने तरीका बताया ना आपको, अब ऐसा तो याद थोड़ा रहता है, तरीका से ही रहता है। तो पहले 8.23 है, 0.6 घटाओगे तो कितना आएगा, 7.6, तो 7.64 है, 0.6 घटाओगे तो 7.01, 0.6 घटाओगे तो 6.4, 0.6 घटाओगे तो 5.89, तो ये लगभग 5.89 हो गया। 6 के आसपास तो यही आता है सबसे ज्यादा, और ये 6.4 है। 0.6 घटाना, मैंने कहा ना। इसके बाद में क्या आएगा, 5.38, फिर 0.5 घटेगा, उसके बाद 0.4 घटने लग जाते हैं। तो ये हमारे पास लगभग 5 से 6 SWG तक का काम में लिया जाता है। अन्य क्रीपिंग टूल कौन से होते हैं, हैमर और हाइड्रोलिक। इसमें हैमर और हाइड्रोलिक क्या होता है, ज्यादा मान के लिए हम हैमर और हाइड्रोलिक का प्रयोग करते हैं, और इसमें रेंज अलग अलग के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैपेसिटी, उच्च कैपेसिटी क्रीपिंग के लिए कौन सी लेते काम है, हाइड्रोलिक, क्योंकि हमारे पास जब भी ज्यादा लोड लगाना होता है कौन सा काम लेना चाहिए, हाइड्रोलिक। आप ऐसे ब्रेक लगाओगे ट्रक थोड़ी रुकेगी, हाइड्रोलिक से कितनी आसानी से रुक जाती है। हाइड्रोलिक का मतलब पास्कल ने ऐसा सिद्धांत दिया था, आप 1 न्यूटन का बल लगाओ, आउटपुट 100 न्यूटन का आएगा, यही तो है। तो आप 1 न्यूटन का बल लगाओ, आउटपुट कितना न्यूटन का आएगा, 100 न्यूटन। एक मशीन है, क्रेन है, ऊपर वो ले जाती है, कितना भी बड़ा भार चढ़ा देती है, किसकी सहायता से, हाइड्रोलिक की सहायता से। जबकि उतनी मशीन में इतनी ताकत नहीं होती है, लेकिन हाइड्रोलिक क्या करता है, 1 न्यूटन बल का जगह 100 न्यूटन के बल का क्या कर देता है, आउटपुट, ये कार्य है। और क्रीपिंग टर्मिनल के लाभ क्या, विद्युत चालकता और यांत्रिक सामर्थ्य, यानी मजबूत जुड़ा हुआ रहेगा, चालकता लगातार बरकरार रहेगी, कीमत भी कम लगेगी। चालक में उत्पन्न ऊष्मा कई बार शोल्डर को क्या करती है, पिघला देती है, जिससे परिपथ खुल जाता है। लेकिन क्रीपिंग संबंध में न तो तार इतना पिघलेगा और न वो खुलेगा, तो मजबूत से जोड़ कसा जाएगा। सामान्यतः बैटरी के टर्मिनल पर काम में लिया जाता है, लेते ना, बैटरी के टर्मिनल पर क्या काम लिया जाता है, क्रीपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। लक्स लगा के क्रीपिंग टूल का प्रयोग करते हैं। केबलों को छिलना, अब भाई केबल को छिलने का बताना है कि भाई केबल को छिलने के लिए 2-3 प्रकार के तरीके काम आते हैं। एक तो इलेक्ट्रीशियन चाकू होता है, एक होता है वायर स्ट्रिपर, एक क्या होता है, वायर स्ट्रिपर, जिसे विलगत तार विलगत कहते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रीशियन चाकू। इलेक्ट्रीशियन चाकू 20 डिग्री के कोण पर चलाता है। ये हमारे पास क्या होता है भाई, 20 से 45 डिग्री कोण रहता है ना भाई, 20 डिग्री से 45 डिग्री का कोण रहता है, और इस पर चलाता है। लेकिन किसी भी चाकू से तार छिलते हो ध्यान रखें, कोई तार नहीं कटना चाहिए, तो खरोंच नहीं लगनी चाहिए। कोई भी आप यदि तार छिलोगे तो अंदर वाला धात्विक तार टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। 90 डिग्री पर रखोगे तो क्या होगा, धात्विक तार टूटेगा, और यदि कम एंगल पर रखोगे तो धात्विक तार नहीं टूटेगा। तो 20 डिग्री से 45 डिग्री के बीच रखा जाता है, ताकि धात्विक तार नहीं टूटे और तार को आसानी से छिला जाए। तो ये किसका प्रयोग होता है, इलेक्ट्रीशियन चाकू कहलाता है, ये इलेक्ट्रीशियन नाइफ कहलाता है। केबल को छिलते समय खरोंच से बचना चाहिए, और चाकू से वर्तीकरण नहीं करना चाहिए। वर्तीकरण का मतलब ये होता है कि आप, ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है, हम चारों ओर चाकू घुमा देते हैं ना गोल गोल में, कि उसके बाद इसको खींच लेंगे। वो कह रहा है वर्तीकरण मत करो। यदि वर्तीकरण आप इस प्रकार करोगे तो इससे क्या दिक्कत आएगी, तार के कटने का चांस है, क्योंकि 90 डिग्री पर आप घुमा रहे हो। इससे अच्छा आप 20 से 45 डिग्री पर ही छिलो,
अलग अलग दिशा से छिलो। वर्तीकरण करते हैं ना अपन कई बार, चारों ओर से अगर वर्तीकरण करते थे फिर कहते हैं एक साथ ही खींच लेंगे, तो वर्तीकरण नहीं करना चाहिए। केबल को किसी उपकरण से जोड़ते समय लड़ियों को नहीं काटना चाहिए। लड़ियों को काटने से क्या होता है, ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि लड़ियां काटोगे तो तार क्या हो जाएगा भाई, पतला, और भाई लड़ी कटेगी तार क्या होगा, पतला तार होगा, तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ऊष्मा क्या होगी। इसलिए ऐसा नहीं कि एंड सिरा पतला करोगे तो जल्दी गर्म होके जल जाएगा, एंड सिरा वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। जैसे आपके पास मान लो 5 तार आ रहे हैं, 6 तार आ रहे हैं, 6 में से 3 कट गए, 3 बचे, अब तो तार पतला हो गया कि नहीं हो गया, पतला हो गया मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ऊष्मा क्या होगी, ज्यादा, और ऊष्मा ज्यादा होगी तो जल्दी पिघलेगा ना, इसलिए हमारे पास तार कटना नहीं चाहिए। ये हमारे पास इंसुलेशन है, छोटा सा इंसुलेशन के बारे में है कि भाई आपके पास एक अच्छा इंसुलेशन तो रबर होता है, फिर आप रबर का प्रयोग करते क्यों नहीं है, हमने बात भी की थी। रबर हमारे पास वैसे तो अच्छा है? जल्दी पिघल जाता है और ज्यादा ताप पर अच्छे से कार्य नहीं करता है, 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर यह काम ढंग का नहीं करता। जबकि इसकी विद्युतशीलता मतलब प्रतिरोधकता बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक तो नमी को अवशोषित करने का गुण होता है और दूसरा उच्च ताप पर ठीक कार्य नहीं करता, इसलिए रबर का प्रयोग हम क्या करते हैं, कम करते हैं। तो शुद्ध रबर का प्रयोग नहीं करते हैं, रबर के अंदर सल्फर वगैरह कुछ मिला के प्रयोग किया जाता है। पहली बार रबर कहां मिला था, अफ्रीका में, अफ्रीका की कोई कंट्री में तो मिला था रबर, कोई पौधे से निकला था रबर, उन्होंने देखा अच्छा ये तो ठीक है, फिर उन्होंने पहले तो ऐसे वेस्टेज पड़े थे पौधे, कोई पता नहीं था ये करना क्या है, इसका क्या है, फिर किसी ने कुछ वस्तु बनाई थी, उसने कहा हाँ ये ज्यादा यूजफुल है, तो उन्होंने धीरे धीरे बनाने लगे, उन्होंने कहा इसका तो उपयोग ठीक हो रहा है, उपयोग ठीक हो रहा है, तो कोई आया फॉरेनर, उसने देखा, वो ले गए, उसने कहा ऐसा है, तो फिर फॉरेन में उसकी डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं। अब वहां कोई राजा का रूल था, तो उसको कहा कि भाई आपको इतने रुपए दिए जाएंगे और आप जो रबर का उत्पादन करो, रबर वहीं हो रहा था, तो उसने कहा ठीक है कर देते हैं रबर का उत्पादन। उसने अपने सभी जनता को कह दिया रबर का उत्पादन करो। उसने कहा भाई हर गांव वालों को कह दिया कि इस गांव में 20 घर है, 100 घर है, 50 घर है, आपको इतना रबर लाना, आपको इतना लाना है, यदि कोई रबर तोड़ के आपको नहीं देता उसका हाथ काट दो या फिर माथा काट दो, और यदि वो आप हाथ और माथा नहीं काटोगे, रबर पूरा नहीं आएगा, तो मैं आपका हाथ पता काटूंगा। ये वहां रूल था, क्रूर रूल था। आप रबर की हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत खतरनाक है। तो ऐसे अभी भी वहां नर कंकाल मिलते हैं पेड़ों के पास में, इतने लोगों को मारे गए थे, रबर रबर चाहिए था। रबर की पहली बार खोज हुई थी, रबर तो बहुत ज्यादा यूज होता है ना अभी। तो रबर हमारे पास पौधों से दूध या रस या तेल के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है, 2 से 3, और कितना केवी पर एमएम होता है, 30। पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य क्या है हमारे पास, उच्च है, और विद्युत रोधकता भी क्या है, उच्च। प्रत्यक्ष रूप से विद्युत रोधी में शुद्ध रबर का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों नहीं करते हो, एक तो नमी को अवशोषण करने का गुण, और दूसरा है उच्च ताप पर पिघलने का गुण। इन दो गुणों के कारण शुद्ध रबर का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी शुद्ध रबर की प्रतिरोधकता बहुत अच्छी है, 10 की घात 17 ओम, बहुत ज्यादा होता है। अगला है वल्कनाइज इंडियन रबर, ये है, इसके रबर में हमने क्या कर दिया, 3 से 5% क्या मिला दिया हमने, सल्फर, और सल्फर मिलाने से इसका प्रयोग लेने लगे। यांत्रिक सामर्थ्य, जीवन काल और प्रतिरोध सभी क्या होते हैं रबर से ज्यादा, क्यों, सल्फर मिला दिया। इसका निर्माण शुद्ध रबर में जिंक ऑक्साइड, रेड लेड और कुछ खनिज पदार्थ है, मिनरल पदार्थ है, उनको मिलाकर कर दिया गया है। 3 से 5% सल्फर की मात्रा मिला दी। सबसे बड़ी कमी क्या है, सल्फर तांबे पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है, इसलिए जिसमें सल्फर अच्छा खासा मिला हुआ है वो एल्यूमिनियम पर कोटिंग की जाती है, सल्फर तांबे पर कोटिंग नहीं की जाती, क्योंकि तांबे के साथ क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा। इसलिए जिस रबर में सल्फर मिला होता है उसकी कोटिंग किस पर होती है, एल्यूमिनियम पर, या फिर लेड वगैरह और किसी का बना हो तो उसके ऊपर होगी। इम्प्रेग्नेटेड पेपर, इस पेपर का वाइंडिंग में यूज काफी ज्यादा किया जाता है। यह रासायनिक जो है मावा वाला कागज कहलाता है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, जिसको लकड़ी के छिलकों से बनाया जाता है। इसमें पैराफिन अथवा नेप्थलीन जैसा पदार्थ भरा जाता है
उच्च वोल्टता वाली केबलों में रोधन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, हाई वोल्टेज वाली केबलों में इसका प्रयोग किया जाता है। हाई वोल्टेज की जो केबल होती है, जैसे भूमिगत केबल है, किस क्या वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है। भूमिगत केबल में सबसे पहली कोर क्या होगी, कंडक्टर सी, अगली क्या आएगी, इंसुलेशन। तो इंसुलेशन में कौन सा कागज काम में लिया जाएगा, इम्प्रेग्नेटेड पेपर काम में लिया जाएगा। और इम्प्रेग्नेट पेपर इसको मावा वाला इसलिए कहते हैं कि उसमें बहुत सारी बटर बटर की तरह होता है। आप एक जानते हो, एक बटर पेपर भी आता है, आप जानते नहीं, तेल से भीगा कागज लिखा जाता है, आपके किताबों में आता है ना, पढ़ते हो, तेल से भीगा कागज, बटर पेपर आता है जो अर्ध पारदर्शी होता है, तो उसको बटर पेपर बोल दिया। ये भी बटर पेपर की तरह ही होता है, इसको फिर वो आगे बोल दिया, मावा वाला बोल दिया। हाँ, अर्ध पारदर्शी वही होता है जिसमें क्या होता है, उसको नीचे नक्शा दिखता है, ऊपर रखा, सीधी सीधी लाइनें खींच दी, फिर वो दे दिया, वो क्या कहलाता है, बटर पेपर। बटर पेपर अपने प्रैक्टिकलों में भी काम आता है, लेकिन आप कॉलेज गए नहीं तो क्यों काम आएगा भाई, काम आता है, कॉलेजों में काम आता है, प्रैक्टिकलों फाइलों में काम आता है। बीटेक में तो काम आता था, आईटीआई में आता ही होगा, लेकिन आपको क्या काम आया है, पटवारी। हाँ, बटर पेपर आराम से उतर जाता है ना, बटर पेपर अर्ध पारदर्शी होता है। बटर पेपर क्या होता है, अर्ध पारदर्शी। एक होता है वार्निश फैब्रिक, ये इम्प्रेग्नेटेड ही होता है, सूती कपड़े का होता है, इस पर वार्निश की क्या की जाती है, कोटिंग। और विद्युत रेतन को क्या बोलते हैं, एम्पायर के टेप नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा डाटा ध्यान रखना पड़ेगा। वार्निश के पेपर में विद्युत रोधन को किस नाम से जाना जाता है, एम्पायर टेप से। ये कौन सा कपड़ा होता है, सूती कपड़ा होता है, सह संचेत्य यानी सूती कपड़ा होता है, जिस पर कौन सी कोटिंग होती है, वार्निश। वार्निश क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है। कुचालक पदार्थ वार्निश रूप में कौन सा काम लेते हैं, सेलेक। सेलेक पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, वाइंडिंग में भी होता है ना। और आप देखते हो कि ट्रांसफॉर्मर की क्रोड बनाते हैं तो उनके बीच में भी क्या की जाती है, वार्निश। तो वार्निश किसके द्वारा होती है, सेलेक पदार्थ के द्वारा। और एक होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जब से पीवीसी आया तब से पीवीसी है, तो सबसे ज्यादा यूज हमारे पास किसका होता है भाई, पीवीसी का होता है। ये हमारे पास एक सिंथेटिक यौगिक है और पॉलीविनाइल क्लोराइड है, सर्वाधिक उपयोग में होने वाला। इस प्रकार के इंसुलेशन को वीआईआर के ऊपर उपयोग किया जाता है, जहां का वातावरण चरम स्थिति पर हो, जैसे सीमेंट फैक्ट्री और केमिकल फैक्ट्री, तो वहां पर भी इसको प्रयोग कर लेते हैं। पीवीसी का विद्युत रोधन प्रतिरोध क्या होता है, उच्च, पैराविद्युतिक सामर्थ्य भी क्या होता है, ज्यादा, तो सबसे ज्यादा पीवीसी का उपयोग इसीलिए करते हैं। ये हमारे पास थे कुछ कुचालक भाग। और अब हमारे पास ये भूमिगत केबल के देख लो, लेकिन भूमिगत केबल हम अलग से पढ़ेंगे, तब ये पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा है। भूमिगत केबल में जो खाई खोदी जाती है, उस खाई में सामान्यतः एक तार स्थापित करना चाहिए। यदि आप दो तार स्थापित करते हो तो उनके बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर। उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर। खाई कम से कम कितनी चौड़ाई पर होनी चाहिए, 35। खाई खोदने के बाद में रेत छानकर वापस अंदर बिछानी चाहिए। पहले खाई खोदो, फिर रेत छान के अंदर रेत बिछाओ, फिर केबल बिछाओ। क्यों, क्योंकि यदि नहीं तो कोई है ना पत्थर वत्थर नीचे होगा, जिसके कारण आपने केबल डाली, फिर ऊपर आप रेत डालोगे तो बाहर आएगा, ऊपर ऊपर बाहर आने के कारण दाब के कारण केबल कट सकती है। इसलिए कहते हैं पहले रेत छान के डाल दो, इससे क्या होगा, पूरी केबल एक लेवल में आ जाएगी। इसलिए पहले रेत छान के डाली जाती है और उसके बाद केबल को स्थापित किया जाता है। दो केबलें स्थापित करते हो, दूरी कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर। खाई की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, हाँ है। अब देखो कि नहीं डाले तो नहीं डाले, अब क्या करें अपन तो, बाकी नियम के मुताबिक तो डालना चाहिए। और हो सकता है कि जहां पथरीला एरिया हो वहां डालते होंगे, या उनको लगता है इधर ये जमीन है, इसमें तो कोई खराब होगी नहीं। नियम तो सबके लिए कॉमन बनाएगा ना, जहां बहुत ज्यादा पत्थर वत्थर निकल रहे हैं ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, वहां डालते होंगे, और बाकी जगह नहीं डालते होंगे, ऐसा भी हो सकता है? ऐसे तो क्या है कि जैसे खंभों की लाइटिंग समांतर क्रम होनी चाहिए, वो ठेकेदार आधी श्रेणी में कर देता है, फिर वो कहता है इतनी श्रेणी क्यों की, तो फिर वो तीन तीन का बंच बना के श्रेणी में कर देता है, क्योंकि केबल बजती है ना, इसमें बड़ी केबल लगती है,
तो एक खंबे से दूसरे खंबे, दूसरे से तीसरे के बीच की दूरी है, और समांतर करोगे तो 3 जाएगी लगातार तार। तो इतना नहीं भेजना चाहता, वो कौन सा क्रम कर देता है? श्रेणी। तो वो गलत है। बाकी तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, नहीं चल रहा है तो नहीं है कि नहीं? ओके। जोड़ तथा खंबे के निकट लूप के आकार में लगभग कितने मीटर केबल का अतिरिक्त छोड़ देना चाहिए? 3 मीटर। इसका कारण है, जहां भी है एक्स्ट्रा गोल घेरा बना के छोड़ देना चाहिए। यदि केबल बीच में से कहीं कटी, कहीं खराब हुई, तो पूरी केबल को यदि स्थापित नहीं करना पड़े। दूसरा है कि एक जॉइंट है तो एक ही जॉइंट रहे, बाकी केबल को खींच के आगे खींच देंगे। यदि बाद में यहाँ पर शॉर्ट पड़ गई तो जॉइंट कितने आ जाएंगे? 2। भूमिगत केबल में सबसे महंगा होता है जॉइंट। पहला फायदा, पहला नुकसान भूमिगत केबल का यह है कि इसको स्थापित करने में रुपए ज्यादा लगते हैं। फिर आता फायदा यह है कि एक बार स्थापित हो गई तो इसमें दोष नहीं आएगा। तीसरी बात, यदि दोष आ गए तो है सबसे महंगा। नहीं, अब तो आजकल तो आगे ना वो मूरे लूप और वर्ले लूप परीक्षण है। मूरे लूप और वर्ले लूप परीक्षण के अंदर से डिस्टेंस पता चल जाती है कितनी दूरी पर है ये जो फॉल्ट हुआ है। लेकिन उसमें जो ज्वाइंट आता है ना, ज्वाइंट महंगा आता है। ज्वाइंट क्या आता है इसका? महंगा आता है। तो इसमें पहला तो फायदा ये होता है, भूमिगत में दोष नहीं होता है। आकाश है, बिजली गिरे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी, उसको क्या फर्क पड़ा, जमीन के अंदर है। लेकिन यदि दोष आ गया तो ज्वाइंट क्या है? महंगा। मामला ये है। और ये है इनकी फुल फॉर्म भाई। पीवीसी क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। एमआई क्या होती है? मिनरल इंसुलेशन, खनिज इंसुलेशन होता है। पीआईएलसी पेपर इंसुलेशन लेड कवर्ड। एक्सएलपीई ये पूछी हुई है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। पीआईएलसीडीटीए कभी किसी ने नहीं पूछी, पेपर इंसुलेशन लेड कवर डबल टेप आर्मर। ये आपको कई बार पूछी हुई है, ये आपके पूछी हुई, पहली और चौथी ज्यादा पूछी हुई है, बाकी कम ही पूछी जाती है। एक्सएलपीई कई बार पूछी है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। एक्सएलपी क्या होती है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायरिंग के बारे में। ये केबल और जॉइंट थे। केबल और केबल के जॉइंट के बाद में इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वायरिंग के अंतर्गत करते हैं। तो हम पढ़ेंगे वायरिंग के बारे में। वायरिंग हमारे पास क्या होती है? घर में की जाती है। वायरिंग करते समय हमें कई चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहाँ स्थापित करोगे? ऊर्जा मीटर लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स स्थापित होगा, वहां से सप्लाई आगे जाएगी। वहां पर आपको एमसीबी लगानी है, वहां पर आपको आइसोलेटर लगाना है, वहां पर भी आपको क्या लगाना है? कटआउट भी लगाना होता है। वो सब कुछ वहां स्थापित किया जाता है। फिर अंदर क्या की जाती है? वायरिंग। वायरिंग में भी दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बराबर रूप से ध्यान रहना चाहिए। लाइन एकदम क्या रहनी चाहिए? क्षैतिज। और वापस जो खड़ी लाइन डालोगे तो बराबर क्या रहना चाहिए? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? साउल का। साउली तो होती है ना, जिसे ऊर्ध्वाधर करते हैं। और क्षैतिज को मापने के लिए पानी के द्वारा लेवलिंग की जाती है। वाटर लेवलिंग के द्वारा पता चल जाता है क्षैतिज के। और ये होती है, जब आप वायरिंग करते हो तो सबसे पहले हम करते थे कि कुछ समय के लिए करनी होती है, अस्थायी वायरिंग होती है। अस्थायी वायरिंग कोई विश्वास है नहीं, चल रही है तो चल रही है, जल गई तो जल गई, लोड कम ज्यादा भी हो जाता है ना इसमें। तो वो वायरिंग हमारे पास कौन सी वायरिंग है? अस्थायी वायरिंग। ठीक है। और अस्थायी वायरिंग के बाद में जो हमारे पास आई थी सबसे पहले, वो केसिंग केपिंग वायरिंग, बेटन वायरिंग आई थी। लकड़ी की फट्टी लगा दी नीचे, और उसके ऊपर है ना अस्थायी वायरिंग ठोक दी। नीचे क्या लगा दी? लकड़ी की फट्टी। ताकि पहली बात तो हमारे पास दीवार में नमी आए नहीं। नमी दीवार में भी आ गई तो भी वायर में नमी जाएगी नहीं, बीच में क्या लगा दो? लकड़ी लगा दो। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने तीसरा इसका काम किया कि ये जो बेटन लगे ना, इसके ऊपर एक ढक्कन और लगा दो। तो लकड़ी की बनाई हमने केसिंग केपिंग, सबसे महंगी बनती थी, क्योंकि उसमें चाहिए थे बहुत शानदार कारीगर, बढ़ई जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसमें फूल वूल बनाते थे ना ऊपर, तो वो सब हाथ से ही बनती थी, मशीनें तो थी नहीं। तो वो क्या है कि कोई मेलों वेलों में लगाते थे, तो उसकी केसिंग केपिंग। उसके बाद आई पीवीसी। पीवीसी आने से आम जीवन का काम ठीक हुआ। जब तक लकड़ी वाली केसिंग कैपिंग थी, आम लोगों के लिए तो बस की बात ही नहीं थी ये। आम क्या है कि छोटे मोटे खास की बस की बात नहीं थी, क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा ना भाई केसिंग कैपिंग के लिए। आपको ऊपर जालियां वालियां बनाई नहीं पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं सीधी लकड़ी दिखेगी, अच्छी नहीं दिखेगी। फूल वूल बना देते थे, इंटीरियर हो जाता।
बाद में पीवीसी आई तो उन्होंने कहा हाँ अब भेजो, सीधी आराम से स्थापित कर दो। पीवीसी में भी आगे आया कि बाद में कंड्यूट पाइप के द्वारा आई तो ये और आसान होगी। और कंड्यूट पाइप में क्या होता है कि अब वायरिंग छुपी हुई है जिसमें यांत्रिक नुकसान नहीं है, यांत्रिक से बचाव है, आग से बचाव है, और दिखने में क्या होती है सुंदर है, केवल डायरेक्ट स्विच ही दिख रहा है, तार वार कोई बाहर दिख नहीं रहा। तो ये हमारे पास उसका फायदा है। ये वायरिंग हमें देखनी है। जब वायरिंग पढ़ते हैं तो उसके रूल्स होते हैं अलग अलग, जैसे स्विच कितनी ऊंचाई पे लगाओगे, बल्ब कितनी ऊंचाई पे लगाओगे, पंखा कितनी ऊंचाई पे लगाओगे, सबके रूल होते हैं ना। क्या है, एक होता है कि एक इंटरनेट वाले केबल भी लगाते हैं, वो कितनी ऊंचाई पे लगाते हैं, वो लगाते हैं तल से 1 फुट ऊंचाई पर। हाँ, तल से कितनी होती है 1 फुट। इंटरनेट की केबल वाले तो सारे पोर्शन नीचे कौन नीचे दिए होते हैं ना, सॉकेट आपने देखे होंगे। इंटरनेट और टीवी वाली केबल का पोर्शन कहां दिया होता है, नीचे। तल से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, 1 फुट। ऑप्टिकल फाइबर लगाओ, इंटरनेट की केबल लगाओ, टेलीफोन की केबल लगाओ, वो किस में आएगी, 1 फुट नीचे वाली में। ठीक है। और ये हमारे पास कितने आती है, 1.5 मीटर पर। स्विच कहां पर आते हैं, 1.5 मीटर, लगभग कितना हो जाता है, 5 फुट। ये ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है, 2 कारण। एक तो कारण ये था कि बहुत छोटे बच्चे हैं, वो यहां तक हाथ पहुंचेगा नहीं। जब तक यहां तक हाथ पहुंचे वो ठीक ठाक हो जाएंगे। इतने भी मतलब ना समझ बच्चे नहीं होंगे जो कहने पर बात समझ जाएंगे। पहला मामला। दूसरा मामला है कि ये इसको और ज्यादा ऊंचाई पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन हमें पोर्टेबल उपकरण भी तो काम में लेने पड़ते हैं। मोबाइल चार्ज चढ़ाना है, प्रेस करनी है, तो कई बार नीचे हम प्रेस करते हैं ना, हीटर भी लगा दिया, कई भी पोर्टेबल उपकरण लगा दिया आपने, आपने वैक्यूम क्लीनर लगा दिया, तो ये सब क्या है, पोर्टेबल उपकरण है। तो इसको आप कहोगे सर 5 फुट क्या, आदमी 5 फुट 5.5 फुट का तो आदमी होता ही है, तो 6 फुट ऊपर तक लगा दो, लगा ही सकते थे, 6.5 भी लगा सकते थे कि भाई अब बच्चे का बिल्कुल हाथ नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर अपन भी तो प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये है जो मतलब कॉम्बो करके सेट किया गया, पूरी चीजों को देख के। इसको और नीचे भी किया जा सकता था, लेकिन वो बच्चों के कारण नहीं किया गया, क्योंकि घर में बच्चे घूमते हैं और छोटे बच्चों को तो ऐसे होता है आदत कि इस खड्डा क्यों है, आंगली डाल दी उसमें, या फिर उसके पास कोई धातु वाली पिन विन है तो उसके अंदर डाल दी तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो ये मामला है। आप पेंसिल पेंसिल से तो कईयों का ये है, क्योंकि बच्चों के पास पेंसिल ज्यादा होती है। और वो पेंसिल क्या होती है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, चालक होता है। चालक होता है तो विद्युत का झटका आता है। तो अब हम इसको वायरिंग को देखेंगे। भवन, कार्यालय, उद्योगशाला, इन सब के लिए विद्युत वायरिंग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। विद्युत वायरिंग अध्ययन करने से पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का फुल फॉर्म क्या होती है, बीआईएस का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एक्चुअल में ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नाम नहीं था, पहले नाम इसका था आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। लेकिन बाद में आईएसआई तो पाकिस्तान की एजेंसी है, आतंकवादी वाली थोड़ी है ये, शायद तक ये है खुफिया एजेंसी है। आईएसआई तो खुफिया एजेंसी, वो आईएसआईएस है जो आतंकवादी वाले, ऐसा कुछ है ना। आईएसआई तो खुफिया एजेंसी है ना शायद तक, मेरे हिसाब से तो वो है, इसलिए हमें नाम चेंज करना पड़ा। नाम चेंज करके क्या कर दिया हमने, बीआईएस, कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या, ये आईएसआई से प्रमाणित है, कि आईएसआई खुफिया एजेंसी से क्यों प्रमाणित कराएंगे, तो हमने कर दिया बीआईएस। इसी प्रकार आपने आईटी में पढ़ा, वो कौन सी पैटर्न पर है आईटी, निमी। निमी का पहले नाम था सिमी। सिमी बाद में आतंकवादी संगठन बन गया एक, सिमी है ना आतंकवादी संगठन है, इसलिए हमने उसका नाम चेंज करके निमी कर दिया। ठीक है ना, कि निमी द्वारा किताब है, ऐसा नहीं सिमी द्वारा किताब आ रही है। कंफ्यूजन जब आता है ना, चेंज करना पड़ता है, तो हमने किया बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है। स्थापना कब हुई, 23 दिसंबर 1986। मुख्यालय कहां, दिल्ली में। इसमें एक कोड चलते हैं, एनी कोड, इसे नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड कहते हैं। एक चलते हैं आईई कोड, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। कोड क्या है, रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। और एनी कोड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल चलते हैं। वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री कौन सा चिन्ह युक्त होता है, आईएसआई चिन्ह युक्त है।
वायरिंग में उप परिपथ कितने भागों में बांटा जाता है? दो, एक लाइट एंड फैन और एक क्या है? पावर। ठीक है, लाइट एंड फैन का मतलब है कि ये जो आपके बड़ा वाला लगा होता है वो लाइट एंड फैन कहलाता है। इसमें अधिकतम कितने पॉइंट हो सकते हैं? 10। अधिकतम कितने पॉइंट होते हैं? 10। ठीक है, अधिकतम वाट कितने होते हैं? 800। अधिकतम वाट कितने होते हैं? 800। पॉइंट कितने होते हैं? 10। अब उसमें जब पॉइंट गिनोगे तो पॉइंट तो 10 गिन लोगे, वाट कैसे गिनोगे? कि सर मैं तो लगा रहा हूं, बाद में लगाएंगे ना उपकरण, तो पहले वाट कैसे गिनूं मैं? तो वो कहते हैं कि आपको ट्यूबलाइट का 40 गिन लो, पंखे का 60 गिन लो और सॉकेट का 100 गिन लो, उस हिसाब से काउंटिंग कर लो। 800 हो जाए तो रुक जाओ, 6 पॉइंट में भी 800 आ गए तो रुक जाओ, 8 पॉइंट में भी 800 आ गए तो रुक जाओ, और यदि मान लो 800 नहीं आए तो आप 10 पॉइंट तक बना सकते हो। अधिकतम कितने पॉइंट हो सकते हैं? 10। और अधिकतम वाट कितने हो सकते हैं? 800। यदि आपने 8 ही पॉइंट लगाए, 800 वाट आ गए, तो 9वां पॉइंट नहीं लगाना है। ये लाइट एंड फैन। और दूसरा कौन सा परिपथ है? पावर। पावर परिपथ में गीजर लगाते हैं, आप फ्रिज लगाते हो गांव में या घर में, जो चक्की चलाते हैं या फिर एसी लगाते हो, ये कौन सा परिपथ होता है? पावर। पावर परिपथ में अधिकतम पॉइंट कितने जोड़ सकते हैं? 2। अधिकतम पॉइंट कितने होंगे? 2। और अधिकतम वाट कितना होगा? 3000। 3000 से वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पावर को अलग क्यों किया गया? क्योंकि पावर में हमारे पास वाट खपत क्या है? ज्यादा। वोल्टेज तो वही आ रहे हैं, वाट खपत ज्यादा, जिसका मतलब धारा क्या आ रही है? ज्यादा। और ज्यादा धारा पूर्वक करानी है तो तार क्या होना चाहिए? मोटा। तो वहां पर पावर सर्किट के अलग तार लगाना पड़ते हैं। लाइट एंड फैन के अलग तार होते हैं, पावर के तार अलग होते हैं। सेम तार थोड़ी होते हैं, दोनों के तार अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बताओ पावर परिपथ में जो कॉपर का तार है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है? 2.5 mm²। और एल्यूमिनियम का लगा दोगे तो 4 mm²। और लाइट एंड फैन के लिए कॉपर का कितना हो जाएगा भाई? 1। और एल्यूमिनियम का 1.5 mm² है। एक सवाल आया था, कल मैंने कराया था, ये सवाल आया था RRB JEE 2019 में, कि वायरिंग में कौन सा तार काम में लेना चाहिए। पहला ऑप्शन था आपके पास तांबा, दूसरा ऑप्शन था एल्यूमिनियम, तीसरा है न तो तांबा नहीं एल्यूमिनियम, और चौथा है तांबा या एल्यूमिनियम। ऑप्शन ये 4 है। वायरिंग RRB JEE 2019 का सवाल है, 30 अगस्त 2019 का। डेट बता देता हूं मैं। तांबा या एल्यूमिनियम। यदि ये तांबा या एल्यूमिनियम नहीं होता और इसकी जगह लोहा लिख देता तो आंसर हो जाता तांबा। एल्यूमिनियम तांबा, ने तो एल्यूमिनियम ने तांबा लोहा, तो कौन सा लेते हैं? तांबा। और तांबा या एल्यूमिनियम लिख दिया तो क्या लोगे? तांबा या एल्यूमिनियम। इसलिए तांबा और एल्यूमिनियम दोनों की कंडीशन लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं? कि भाई तांबा का तार होता तो पावर में कितना mm² होना चाहिए? 2.5। एल्यूमिनियम का होता तो 4। और लाइट एंड फैन के लिए तांबे का 1 और एल्यूमिनियम का 1.5। लाइट एंड फैन परिपथ में अधिकतम बिंदु कितने होते हैं? 10। अधिकतम लोड कितना होता है? 800। लाइट एंड फैन परिपथ में 5 एम्पियर 240 वोल्ट रेटिंग है, वो चेंज हो गई भाई। 6 एम्पियर 240 वोल्ट हो गया 2019 में, ये चेंज हो गया, हमने पता नहीं पुराना से लिख दिया। 6 एम्पियर 240 वोल्ट हो गया। अधिकतम पावर में परिपथ में कितना होता है भाई? पावर वाले में 2। लोड कितना होता है? 3000। 16 एम्पियर 240 वोल्ट रेटिंग का होना चाहिए। और लोड कैसे काउंट करना है? लैंप कितना? 60 वाट। ट्यूबलाइट कितनी? 40 वाट। मर्करी वेपर लैंप 80 वाट। सॉकेट कितना? 100 वाट। छत का पंखा 60 वाट। पावर सर्किट 1000 वाट। इस हिसाब से इसको काउंट किया जाता है। तो आपके पास मेन है, छत का पंखा कितना होता है? 60। ट्यूबलाइट कितनी? 40। सॉकेट कितना होता है? 100। हमने यही देखा था। इसके अलावा पूछे बल्ब का, पूछे कितना वाट का है? 60। मर्करी 80। और पावर सर्किट गीजर लगाएंगे तो आप मानोगे कितना? 1000 का ही। यदि नहीं मालूम होता तो कितना मानोगे? 1000 का। लेकिन 1000 का मानोगे तो आप क्योंकि 2 लगे तो 1000 2 ही 1000 हुआ। तो तीसरा लगा सकते हैं क्या? नहीं, 2 से ज्यादा नहीं लगा सकते और 3000 वाट से ज्यादा नहीं हो सकता, ये मामला है। तो ये तो समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया आपको? हाँ, आ गया। तो घर में हमारे पास उप परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक कौन सा होता है? लाइट एंड फैन। एक होता है पावर। लाइट एंड फैन यानी पंखा और लाइटें चलनी है।
पावर वाले में पावर वाले उपकरण चलने हैं, हीटर ही चला लो, गीजर ही चला लो, फ्रिज चलाओ। फ्रिज तो आजकल लाइट एंड फैन में आ गया है, अब तो पहले नहीं था ये अभी आया है। ये पिछले 3-4 सालों से ना फ्रिज ने बहुत प्रगति की है, आपको पता नहीं चला। आज आप फ्रिज लेके आओगे 5 स्टार लेके आओगे ना, वो अगली साल है ना वही फ्रिज 3 स्टार हो जाएगा। ये 3 स्टार या 4 स्टार, स्टार किस पर डिपेंड होते हैं कि भाई ये एक साल में कितनी पावर खाएगा। स्टार कैसे डिसाइड होते हैं, एक साल में कितनी पावर खाएगा। तो कहा भाई ये एक साल में 200 वाट खाएगा, मतलब 200 यूनिट खाएगा, ठीक है। तो अब ये 200 यूनिट है तो इसको दे दिया 5 स्टार, बाकी इससे ज्यादा खा रहे थे 250, तो उसको दे दो 3 दे दो, 4 दे दो, और 300 2 स्टार दे दो, कि 400 यूनिट खा रहा तो 1 स्टार दे दो। यही करता है कि नहीं करते हैं। अगले साल नया फ्रिज आया उसी साइज का, वो जो 250 आपके मतलब 200 यूनिट खा रहा था ना, उसकी जगह अब क्या खा रहा है 150 ही। नया फ्रिज लेके वो कितना खा रहा है 150। अब जब 150 वाला 5 स्टार का है तो 200 वाला कौन सा हो गया, या तो 4 स्टार या 3 स्टार। ये किसके कारण आ रहा है, गैस के कारण। गैस से लगातार बदलती जा रही है और कंप्रेसर चेंज हो रहे हैं, थोड़ी टेक्नोलॉजी क्या हो गई, बढ़ गई है, तो इस कारण ऐसा हो रहा है। स्टार लगातार चेंज हो रहे हैं, तो ये वाट उसके अनुसार डिसाइड हुआ। और कोई सवाल। इसलिए अब आया ना, अब जो फ्रिज है कौन सा है, लाइट एंड फैन में लगा सकते हो, पहले नहीं लगाते थे, पहले पावर वाले में था। आजकल उसकी पिन भी तो लाइट एंड फैन वाली आती है, छोटी वाली आती है, कि तुम छोटी वाले में लगाओ, छोटे वाले में लगाओ, बड़े में लगाओ, बड़े में लगाओ, क्योंकि पावर वाली में तो दोनों लगती है, वो तो डबल पेस पर आती थी ना, ये मामला। और कोई सवाल। सर मैं भी इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ हॉस्पिटल में। बढ़िया बात है हैं? नियम कायदे का ध्यान रखना आप। वैसे हॉस्पिटल में कभी कभार ये पड़ता है ज्यादा आवश्यकता, बहुत ज्यादा आवश्यकता, कभी जल्दबाजी किसी चीज पर रहती नहीं है। तो ये समझ में आ गया, लाइट एंड फैन परिपथ और उप परिपथ दोनों का। तो तार का साइज याद रह जाएगा। एक आया था बिजली उप परिपथ में, बिजली उप परिपथ में तांबे का आकार कितना होना चाहिए, तांबे के तार का। अब बिजली, ये हिंदी में लिखा हुआ है, रामायण बुक में सवाल पड़ा है एज इट इज। इंग्लिश में जाओगे तो पावर सब सर्किट मिल जाएगा। हिंदी में उन्होंने क्या लिख दिया, बिजली। हिंदी के शब्दों की गारंटी नहीं तो रेलवे लेता है, नहीं मैं लेता हूं। हिंदी के शब्दों की कोई गारंटी नहीं होती है, हिंदी में कभी भी गड़बड़ आ जाएगा। आपको पूछेगा भाई वर्तमान का मात्रा क्या है, वर्तमान की वर्तमान रेटिंग क्या है, मूल्य निर्धारण क्या है। फ्यूज रेटिंग को क्या लिखते हैं, मूल्य निर्धारण। फ्यूज रेटिंग को लिखते हैं, फ्यूज रेटिंग की, फ्यूज की करंट रेटिंग है ना, फ्यूज करंट रेटिंग को लिखते हैं मूल्य निर्धारण। अब तो हम क्या करें उसमें, वो लिखते हैं। तो है इंग्लिश सीधी सीधी होती है भाई, फ्यूज की तो रेटिंग होगी ना, मूल्य निर्धारण क्या होगा, मूल्य निर्धारण मतलब कितने में आएगा। जबकि फ्यूज रेटिंग मतलब 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, किस एम्पियर का होगा। रेटिंग का मतलब ये है, हिंदी में वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। हैं? ना ना ना, परीक्षा में पेपर बाईलैंग्वेज आएगा, बाकी कुछ भी बाईलैंग्वेज नहीं है। हैं? बात सही है तेरी, लेकिन है नहीं। आपको मैं तो इसमें सही लिख के दे रहा हूं ना फ्यूज रेटिंग, मैं कहां कंफ्यूजन करके जा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं वहां आएगा। मैं यदि यहां मूल्य निर्धारण लिख के दूं तो फिर 2 ही दूं, मैं तो आपको रेटिंग ही बता रहा हूं, ठीक है। और मैंने तो पावर सब सर्किट को पावर सर्किट ही लिखा है, बिजली उपरिपथ कहां लिखा हुआ परीक्षा में। तो बताओ बिजली वाले की इंग्लिश क्या है, पावर है, वहां ट्रांसलेट करके चेक कर लेना, उसमें चेंज करोगे ना सवाल को तो चेक कर लेना, और जरूरी रूप से चेक कर लेना, क्योंकि कई सवाल इंग्लिश हिंदी के कारण टेक्निकल में ऊपर नीचे हो जाता है। अगला हमारे पास आगे तार का साइज आगे रह जाएगा। स्विच बोर्ड की ऊंचाई 1.3 मीटर लिखी जाती है, लेकिन सामान्यतः 1.5 मीटर रखी जाती है। इतनी ऊर्जा है 1.5 मीटर ही, 1.5 मीटर भी उसकी रखी जाती है एनर्जी मीटर की। तो घर के बाहर लगाया जाता है ना ऊर्जा मीटर,
वो भी कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? 1.5। स्विच बोर्ड कमरे के प्रवेश द्वार के किधर लगाना चाहिए? हाँ, ये मैं बताता हूं। ये एक रूल है कि जैसे कमरे के अंदर एंटर करें, एंटर करते हैं बाईं तरफ जो क्या लगे होना चाहिए? स्विच। आओ, कौन हो, कहाँ आयो? अने जान तक तो मैं गया, ओल्ड क्यों नहीं जाना? तो तूने कौन सा कम परेशान किया था? तेरी सीट इधर ही थी, नहीं इधर थी ना? ये वो यहाँ आ जा, आ गया तो इधर वाला ही है। तो बिना पेन कॉपी कैसे आया? तो उनका बात कर लो, ऊपर जाओ क्लास में। नहीं नहीं, आपके मैं तो सबका हेड में ही हूँ, उसमें क्या होता है? वो तो ठीक है। क्या करना था, बात क्या करनी थी? नंबर कितने आ रहे हैं ये बता तो सीधे सीधे पॉइंट पे आ। 30 आ रहे हैं, यही बात करनी थी। पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो हाँ, ले ले फिर, पढ़ तू। बिना पेन कॉपी कैसे बात करना है? चलो, फर्श से छत पंखे की न्यूनतम दूरी कितनी है? 2.75। छत पंखा, आप एएलपी का रिजल्ट आएगा, मुझे अभी भी लग रहा है कि सब चौंक जाएंगे, इतनी कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि बच्चों के नंबर आ नहीं रहे वास्तव में। आप भले आसपास वालों को पता कर लो, आ नहीं रहे ज्यादा नंबर, क्योंकि भाई एएलपी को पढ़ाता तो मैं ही हूं। ठीक है, अभी सीबीडी 2 की यूट्यूब पर क्लास से कौन ले रहा हूं? केवल केवल मैं ही ले रहा हूं, केवल ही मैं ले रहा हूं। फिर भी व्यू कम आते हैं, इसका मतलब पास नहीं हो रहे हैं भाई। एक तो ये होता है, एक क्या चांस होता है भाई, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी पढ़ा रहे, वो भी पढ़ा रहे हैं, और मान लो व्यू कम आते हैं तो हम कहते हैं भाई दूसरे से पढ़ रहे होंगे। अभी तो दूसरे तीसरे चौथे भी कुछ है नहीं, ऑफलाइन में पूरे जयपुर में अकेले ही हैं। ठीक है ना? मैं नहीं होता तो कट ऑफ कम होती। वो यूपी पिछले वाले कहते ही हैं कि आप नहीं होते तो कट ऑफ कम होती। आप जब से आए तब से कट ऑफ, पहले कट ऑफ जाती थी 120 130। पहली बार लॉकडाउन उन्होंने कोर्स लिया, हमारा कट ऑफ गई थी 140 44, और उसके बाद गई थी 153, उसके बाद गई 162। तो कट ऑफ पे जाएगी कट ऑफ। अब पढ़ने लगे ना भाई। अब क्या है कि सहूलियत मिल रही है। पहले क्या होता है कि आईटी यदि आप में से किसी ने किया, कभी टेक्निकल हेल्पर की तैयारी की है, 2018 से पहले तक ऐसा होता था, आपको आईटी वालों को पढ़ाने वाला केवल आईटी वाला ही होता था। इसके अलावा कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता था कि इनको पढ़ा सके कोई है। कॉलेजों में यही नहीं, सारी जगह कोचिंग में भी नहीं पढ़ा सकता था, क्योंकि उनको इतनी हिंदी चाहिए होती थी, कोई नहीं पढ़ना चाह रहा था। वो तो मैं नहीं पढ़ा माथा फोड़ी करके, मेरे से पहले भी जो पढ़ा रहे थे सब आईटी किए हुए थे। मैं रियल बता रहा हूँ, आईटी वालों को जो भी पढ़ा रहे थे सब आईटी, बीटेक एमटेक करके तो मैं नहीं पढ़ाया है। बाकी आप चेक कर लो, जितने भी आपके यहां पर भी जयपुर के अंदर भी जो पहले पढ़ा रहे थे, वो पहले आईटी किए हुए थे, फिर डिप्लोमा किए वो पढ़ा रहे थे, और कई जने तो केवल आईटी किए हुए पढ़ा रहे थे। इसका कारण यह था कि उसमें ऊपर ऊपर से कुछ चीजें बता दी जाती थी, और इतने परीक्षा में सवाल आता था, बहुत ज्यादा आता ही नहीं था। 2012 में पहला पेपर हुआ टेक्निकल हेल्पर का, ठीक है। 2014 में दूसरा हुआ, दूसरा पेपर हुआ तो लेवल हो गया, तो फिर वो क्या हो गया, डाउन। तीसरा पेपर तो 18 में आया, 18 में फिर आईटी वाले गायब हो गए, तो आईटी वालों ने 12 में पढ़ाया, और पढ़ाया 12 में पढ़ाया, 12 में पेपर आया तो आसान सा, तो 14 में और पढ़ाया, तो वहां पर पेपर आ गए ठीक, और पेपर हो गए 14 में आउट। लोगों के गाड़ी में पड़ा था पेपर, सुबह जाके पेपर दे रहे थे, ऐसा था। ये था ना 14 वाला टेक्निकल हेल्पर का, बता रहा हूं मैं रियल बात। तो उसके बाद में मामला डाउन हुआ, फिर आईटी वालों ने पढ़ाना कम किया, दूसरे पढ़ाने शुरू करने लगे ज्यादा। ज्यादातर कारण ये था। और पहले पेपर आता था बहुत ही आसान, पहले सवाल ही ऐसे आते थे, ये पढ़ना पड़ते थे, कितना ऊंचा लगाया जाता है, कितना नीचा लगाया जाता है। अब बीटेक के वाले तो कोई याद करते नहीं थे, ऐसी माथा फोड़िया वो करते थे, कौन से फ्लक्स ऊपर बढ़ेगा फ्लक्स घटेगा, आईटी वाला कहता फ्लक्स है, कोई लेना देना नहीं है। अब पेपर का लेवल आगे 80% कट ऑफ जाती है, तो फ्लक्स पढ़ना पड़ता है, नहीं तो आप फ्लक्स पढ़ना थोड़ी चाहते हैं, अभी भी नहीं चाहते हैं। मामला तो यही था। ये जो पंखा लगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आईटी की कट ऑफ पिछली बार जो गई थी एलपी सीबीटी 1 के बाद में, बच्चे परेशान हो रहे थे। मैंने कहा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, बहुत ज्यादा बच्चे पास होने, इतना पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन कोई मान नहीं रहे थे।
और कट ऑफ गई थी बहुत कम। और पिछली बार सीधे सीधे यदि कहना कि आपको अनरिजर्व को 40% लाना है, ओबीसी को 30 लाना है, एससी को 30 लाना है, एसटी को 25% लाना है, यही रूल है। यदि ये रो मार्क लाएगा वही पास होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, रो मार्क ये आना चाहिए, तो बच्चे पास ही नहीं होते। और अभी भी करेंगे तो भी पास होने में लाले पड़ेंगे, अभी भी मुझे यही लग रहा है। टेक्नीशियन में क्या है कि टेक्नीशियन में तो क्रीम क्रीम ना ऊपर ली, टेक्नीशियन में चाहिए कितने 13,000 ही। और पढ़ने वाले बच्चे हैं 50,000 से 1 लाख के बीच। पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 50,000 से 1 लाख के बीच। इसमें एलपी में आराम से पास कैसे होंगे? क्योंकि टोटल पास होंगे 2,81,000। पढ़ने वाले बच्चे हैं 50,000 से 1 लाख के बीच। आपको तो यकीन नहीं, पढ़ने वाले 50,000 से 1 लाख के बीच ही राजस्थान में पशु परिचर में थे। बाकियों ने सबने केवल कोर्स ही लिया था, ऐसे ही कर रहे थे, बाकी पढ़ने वाले उसमें भी नहीं थे। 50,000 से 1 लाख के बीच ही है पढ़ने वाले एलपी के अंदर भी। और टेक्नीशियन में भी वही है। अब 50,000 से 1 लाख होता है ना, तो टेक्नीशियन में तो क्या 13,000 चाहिए, तो कट ऑफ का खतरा रहता है। एलपी में 3 लाख चाहिए, इसलिए खतरा नहीं रहता, पीछे सीटें पड़ी रहती है। मामला ये रहता है, कारण ये, इसलिए एलपी का तो वही मामला पिछली बार की तरह ही है। टेक्नीशियन की कट ऑफ हाई जाएगी। टेक्नीशियन की कट ऑफ देखो, दो चीजें मैं बताऊं आपको। मैंने कल वापस एक और एनालिसिस किया था, कल फिर मैंने सारे एनालिसिस किया, तो ये मेरी ये मानने पर ठीक हो गई कि 70 से 75 के बीच में जाएगी। जबकि मेरे 2 दिन पहले तक तो 75 से नीचे मान ही नहीं रही थी, अब मान रही है कि 70 से 75 के बीच जाएगी। अभी मुझे काफी ज्यादा मैंने चीजें चेक की ना, तो 70 से 75, क्योंकि अभी आंसर की आएगी तो सारे बच्चे आ रहे हैं, नंबर इतने आ रहे हैं, आने से क्या होता है, वो तो आप कह रहे हैं आंसर की आने दो, नंबर तो वहां आएंगे, एलपी में भी तो आ ही रहते हैं। तो ये भी फर्क है, तो अभी वो भी फर्क है, 70 से 75 के बीच रहेगी, तो ये मामला है। लेकिन पीसीएम वालों की कट ऑफ वो जाएगी जो कभी सोची नहीं थी। पिछली बार तो 84 थी, अब की बार 90 से ऊपर सोचो। नहीं नहीं, ये रियल बात है। यदि 90 से ऊपर नहीं जा रही है और कम जा रही है, तो उसमें केवल और केवल दोष करंट अफेयर का और किसी का दोष नहीं है। केवल दोष किसका? करंट। साइंस में, मैथ में, रीजनिंग में मिला के वो 90 से 85, 90 में 85 से ऊपर ला रहे हैं। दोष यदि फिर भी यदि 90 नहीं जा रही, तो दोष किसका? केवल करंट अफेयर का, कि इसके कारण ज्यादा नहीं गई है, वो 10 नंबर का कम पड़ गए। बाकी ये तीनों सब्जेक्ट तो अपनी तरफ से हाई पर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ये बड़ा मामला है। तो ये हमारे पास है 2.75। मैंने बताई थी यूपीपीसीएल में कट ऑफ, जब पिछली बार भर्ती आई थी, मैंने कहा था इसकी कट ऑफ 150 से 155 के बीच जाएगी। तो सभी कमेंट में गालियां देने लग जाते हैं, पता तो चलता नहीं है, इतने कट ऑफ थोड़ी जाएगी, आप तो डीमोटिवेट करो। कट ऑफ गई 162। अब वो क्या है कि कट ऑफ पहले कम बताते थे, ज्यादा राजी हो जाते हैं कि हाँ अब ठीक बता रहे हैं, झटका तो हो रहा है। कट ऑफ जो दिखती है वही बताए ना, अलग अलग कहां से बताएं? कट ऑफ तो ये मामला है, हैं? ऐसा है, ऑनलाइन दुनिया है, जिसके खुद के हिसाब से नहीं है तो सब गलत है, खुद के हिसाब से तो कहता बस एकदम ओके, आप जो कह रहे हो वही ओके। आप नहीं देखते हो कि लोग स्टेटस लगाते हैं, आप जिसका भला करते हो उसी का लोग आपका नुकसान करते हैं लोग, जबकि आप उस आदमी को देखो कि उसने किसका भला किया है। लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि भला मैं ही करता हूं सबका, आपको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, सभी को लगता है, वो बड़ा मामला होता है। ये कितना है? 30 सेंटीमीटर। छत पंखा एकदम टच नहीं कराना चाहिए, ऊपर कम से कम 1 फुट की क्षति होनी चाहिए। तो दूरी ऊपर छत से दूरी कितनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर। और नीचे कितने चाहिए? 2.75 मीटर। 2.75 नहीं हो, 2.5 हो, तो ऊपर 30 तो रखनी अनिवार्य है। 30 तो कम से कम ऊपर वाली रहनी चाहिए, क्योंकि 30 नहीं रहेगी तो ऊपर से हवा कहां से खींचेगा? हवा खींचेगा तभी तो हवा आगे देगा। पूरा ऊपर लगा दोगे तो सीधा क्या होगा? हवा खींच पाएगा क्या? नहीं। इसलिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 1 फुट। तो 1 फुट की दूरी होनी अनिवार्य है। और देखो,
आपने ये छत पंखा लगा दिया यहाँ पर, जैसे मान लो पंखा लगा दिया, लाइट होती है जो पंखे के लेवल से नीचे होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, और ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। यदि ऊपर लगा दी फिर पंखा चलाओगे, वो लाइट उधर जाके गिरेगी तो वो पंखा वाली छाया नहीं आएगी, तो फिर लाइट कहाँ लगनी चाहिए? ऐसे नहीं है कि पंखा चल रहा है उसकी छाया आती है ना, कई बार आप गड़बड़ करते हो तो ऐसे आती है छाया, तो छाया नहीं आनी चाहिए, इसलिए लाइट कहाँ लगनी चाहिए? नीचे। तो लाइट कितनी ऊंचाई पर लगती है? 2.25 पर। 2.25 पर क्या लगा दिया जाता है? बल्ब। तो इससे थोड़ी सी दूरी रहती है। बल्ब क्या लगाना चाहिए? बल्ब या ट्यूबलाइट थोड़ी नीचे होनी चाहिए पंखे की तुलना में। इसलिए ये जो ऊपर वाली लाइट लगाते हैं ना, उसमें भी ध्यान रखा जाता है कि जहां तक स्वेप एरिया आ रहा है। दूसरा, एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो पंखा लगे उसकी हाइट का नीचे वाला भाग कहां तक आएगा? यहां तक आएगा, वहां से वो एंगल बनाता है ऐसे तिरछा, यदि डोरी खींच के, कि पंखे की धारियों से निकल के लाइट नहीं आनी चाहिए। जिधर भी प्रकाश गिरे ना, ऊपर वाली जो बत्तियां लगाते हैं, तो पंखों की धारियों से निकल के इधर उधर नहीं जानी चाहिए। यदि उससे होके जाएगी तो क्या हो जाएगी भाई? लाइट ऐसे घूमती हुई लेकिन अजीब सा नहीं हो जाएगा, फिर कोई अक्सर पढ़ने में भी नहीं आएगा। हाँ, इसलिए ये जो चारों ओर ऊपर लाइट लगाता है ना, फॉल सीलिंग वाली, दूरी पे लगे जाती है, और पंखे से, पंखा बीच में होता है, बाकी चार तरफ लगा दी जाती है। यही होता है ना भाई, कारण ये नजदीक लगाओ तो आपको तार की बचत होगी, लेकिन वो फिर काम की नहीं आएगी। छत से पंखे की न्यूनतम दूरी 30, लाइट 2.25 मीटर। सॉकेट में सदैव पिन कितनी होनी चाहिए? 3। ऊपर वाली पिन कौन सी? अर्थिंग। अर्थिंग पिन क्या होनी चाहिए? मोटी। मोटी होने से प्रतिरोध क्या होता है? कम। और होनी भी क्या चाहिए? लंबी। लंबी होने से क्या होगा? लंबी होने से है कि जब आप उपकरण को जोड़ोगे तो पहले अर्थिंग जुड़ेगा, फेज में बाद में जुड़ेगा। आप ऐसे सॉकेट डालते हो तो ये दो तो पिन होती है छोटी, और ये अर्थिंग वाली क्या होती है? आगे आती है ना, बड़ी। तो जब आप जोड़ोगे तो सबसे पहले कौन सी जुड़ेगी? अर्थिंग। उसके बाद कौन सी जुड़ेगी? फेज की। यदि बाय द वे कोई उपकरण में गड़बड़ी है तो पहले क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा, इसके कारण बचाव हो जाएगा। यदि पहले फेज जुड़ गया, अर्थ जुड़ा ही नहीं, उससे पहले किसी ने हाथ लगा रखा था, झटका नहीं आ जाएगा क्या? तो इसलिए पहले क्या जुड़नी चाहिए? अर्थिंग। तो क्या होनी चाहिए? पिन लंबी। मोटी क्यों रखते हैं? प्रतिरोध कम है, धारक पूर्वक क्या होगा? ज्यादा। मध्यम और उच्च वोल्टेज 650 वोल्ट और 11,000 पर कार्यरत मशीन सदैव क्या होती है? दोहरी अर्थिंग। यानी कि जो हाई वोल्टेज की मशीन होती है, लिफ्ट होती है, और बड़ा ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ये सभी के बड़ी मशीन होती है, सभी को डबल अर्थिंग करना अनिवार्य है। हर एक लिफ्ट को कितने अर्थिंग करनी चाहिए? डबल अर्थिंग। डबल अर्थिंग अनिवार्य होती है। लकड़ी के बोर्ड टिक वुड के तथा चारों ओर से वार्निश होना चाहिए। अच्छा, डबल अर्थिंग क्यों करते हैं? एक अर्थिंग खराब भी हो जाए तो हाई वोल्टेज है, दूसरी काम करेगी, और दोनों अर्थिंग काम भी कर रही है तो वो दोनों समांतर है, तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। तो धारक पूर्वक क्या हो जाएगा? ज्यादा। बाकी दोहरी अर्थिंग और तीसरी अर्थिंग करने का उद्देश्य यही था कि भाई बाई दी एक खराब हो गई तो बच जाना चाहिए, तो हाई वोल्टेज में दो अर्थिंग करनी अनिवार्य कर देते हैं कि दो में से एक तो काम करेगी, एक तो कई बार काम करनी बंद कर देती है। आप भूल गए अर्थिंग करके, पानी वानी डाला ही नहीं, पता चला तार को भी कोई संसारण की क्रिया द्वारा टूट गया, जंग लग लुगा के, तो चेक कैसे करोगे? तो एक तो काम करनी चाहिए। लकड़ी के बोर्ड में टीक वुड के साथ चारों ओर क्या करनी चाहिए? वार्निश। यानी वार्निश करने से क्या होता है? इंसुलेशन, कुचालक हो जाता है। स्नान घर में स्थापित लैंप आदि का स्विच कहां होना चाहिए? बाहर होना चाहिए, लेकिन हम अंदर लगाते हैं। अंदर यदि लगाना भी पड़े तो कैसे होना चाहिए? जल रोधी, वाटरप्रूफ। कैसे होना चाहिए? वाटरप्रूफ। तो ये भी स्नान घर के स्विच के अंदर स्थापित करना आवश्यक हो तो पूर्णतः क्या होना चाहिए? वाटरप्रूफ होना चाहिए, ताकि धारा का अतिरिक्त लीकेज परिपथ में तैयार ना हो। और वो कहते हैं तुमने स्विच लगा दिया तो कोई बात नहीं, गलती से भी नीचे की तरफ सॉकेट नहीं लगाना चाहिए। सॉकेट केवल ऊपर की तरफ गीजर के लिए लगा दो। सॉकेट कहां लगाओ? क्योंकि यदि स्नान घर का मतलब है आप शावर भी ले सकते हैं, शावर तो घूमने वाला आता है, उसके साथ में पानी की धार यहां से लेकर वहां तक चली जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये रूल रहता है। गैलरी, बरामदा, पोर्च, टेरेस, बालकनी, जहां भी लाइट लगाओ उसमें घर के अंदर ही स्थापित होनी चाहिए इनके स्विच वगैरह। और स्विच यदि घर के बाहर लगाओ तो हमारे पास क्या होना चाहिए? जल रोधी और वायुमंडलीय प्रभावों से मुक्त। नहीं तो स्विच वगैरह अंदर ही लगाया करो, केवल लैंप बाहर लगाया करो। घर के बाहर स्थापित सभी लाइट पॉइंट क्या होने चाहिए?
जलरोधी। वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण को क्या करना जरूरी है? अर्थिंग। अर्थिंग चालक में कोई फ्यूज या स्विच आदि संयोजित नहीं करना चाहिए। अर्थिंग में यदि आपने स्विच जोड़ा और स्विच बंद कर दिया तो अर्थिंग काम की क्या रही? इसलिए अर्थिंग कभी स्विच नहीं लगाना चाहिए। अर्थिंग में फ्यूज नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा धारा आई और फ्यूज उड़ गया तो फिर धारा जानी बंद हो जाएगी, फिर बचाएगा कौन? इसलिए अर्थिंग इस प्रकार का कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए। प्रत्येक उप परिपथ को वितरण बोर्ड में अलग अलग होना चाहिए, यानी हर उप परिपथ के हिसाब से एमसीबी लगानी चाहिए। वितरण बोर्ड में अलग अलग का मतलब क्या है? हर उप परिपथ की एक क्या लगा दो आप? एमसीबी। हम सामान्यतः थोड़ा सा खर्चा बचाने के लिए कमरे की एक एमसीबी कर देते हैं, आजकल करते हैं ना, इस कमरे की ये, इस कमरे की और। जबकि क्या करनी चाहिए? उप परिपथ के बॉक्स के हिसाब से एमसीबी करनी चाहिए। यही कह रहा है ये क्या कह रहा है? प्रत्येक उप परिपथ का वितरण बोर्ड पर पृथक होना चाहिए। वितरण बोर्ड पे पृथक होने का मतलब है वितरण बोर्ड में सप्लाई आई तो सबसे पहले जाएगी कहां? एमसीबी में। एमसीबी से कहां जाएगी? रूम में। रूम से जाएगी वितरण बोर्ड में। यही तो होता तरीका। और वितरण बोर्ड में हमारे पास अलग अलग होना चाहिए, तो एमसीबी सबकी क्या होनी चाहिए? अलग अलग हर एक। क्योंकि यदि मान लो इसमें कोई स्विच फॉल्ट हुआ, कोई सॉकेट फॉल्ट हुआ, तो ये उप परिपथ काम नहीं करेगा, एमसीबी क्या होगी? डाउन। बाकी तो एमसीबी में काम करेगी कि नहीं करेगी? इसीलिए तो आजकल भी सामान्यतः घर में लगाते हैं तो 4 से 5 एमसीबी तो लगा ही देते हैं, और ज्यादा लगाने होते हैं 8-10 के आसपास एमसीबी में लगा देते हैं। उप परिपथ भी काफी सारे हो जाते हैं, उप परिपथ भी तो ज्यादा होते हैं। 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों के नियंत्रण स्विच पर उच्च वोल्टेज चेतावनी पट्टी लगाना जरूरी है। 250 से ज्यादा पर, ताकि सुरक्षा के साथ। चेतावनी का मतलब है कि तू आगे जो काम करे तेरी रिस्क है, इधर वोल्टेज क्या है? ज्यादा है, तो जानकारी हो जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की स्थापित वायरिंग आपने कर दी, वायरिंग करने बाद चालू करने से पहले मेकर द्वारा करंट लीकेज जांचना जरूरी है कि भाई करंट लीकेज क्या होना है। करंट लीकेज का सवाल पता नहीं कितनी बार परीक्षा में पूछा है, 1/5000 भाग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा में इसका न्यूमेरिकल भी आया था। यदि आपको धारा 10 एम्पियर दी जा रही है तो बताओ लीकेज करंट किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 2 मिली एम्पियर से। कैलकुलेशन कर लो, ये सवाल आया हुआ है। करंट 10 एम्पियर फ्लो हो रही है तो लीकेज किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 2 मिली एम्पियर से। तो आप कहेंगे भाई देखो 1/5000 गुणा क्या हो गया भाई? 10, 0 से 0 कैंसिल, 1 क्या हो गया भाई? 500। 1/500 क्या हो जाएगा? एम्पियर। बराबर क्या हो जाएगा? तो 0.002 एम्पियर हो गया कि नहीं हो गया? बराबर क्या हो जाएगा? 2 मिली एम्पियर। ये सवाल पूछा हुआ है। तो 1/5000 भाग से ज्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए। और मेगर क्या मापता है? उच्च प्रतिरोध। तो मेगर के द्वारा देख लो कि यहां पर प्रतिरोध का मान ज्यादा है कि नहीं है। यदि प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और वायरिंग करने से पहले क्या होना चाहिए? लेआउट। ये इसके मैं कल डायग्राम लेके आऊंगा लेआउट के, तो कल इसके डायग्राम वगैरह में बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलो आज इनको वो नोट्स देने थे ना, आगे सेकंड में दे देंगे, ठीक है ना। अभी दे देंगे भाई आपको।